ये कहानी है एक ऐसे बाप बेटे की जिसने सोशल मीडिया की दुनिया में वो तहलका मचाया कि आप सोच भी नहीं सकते। भाई साहब, मेरे पापा रोज इंटरनेट पर बैठ के लड़कियों से लंबी लंबी हाँकते थे और उनके साथ ऑनलाइन फ्लर्टिंग करते थे। देखते ही देखते उन्होंने एक दो नहीं बल्कि दर्जनों लड़कियों को अपना दीवाना बना लिया था। पर ट्विस्ट ये था कि वो कभी किसी से मिलने नहीं जाते थे। मुझे इस बात की कानो कान खबर नहीं थी, पर जब मैं कॉलेज पहुंचा तब जाकर ये गहरा राज खुला। पता है क्या? पापा अपनी नहीं बल्कि मेरी फोटो लगाकर लड़कियों से चैटिंग कर रहे थे। जब मैंने उनसे पूछा तो वो बड़े प्यार से बोले, बेटा मुझे डर था कि तू बड़ा होकर कहीं सिंगल रह जाए, इसलिए मैंने पहले से ही तेरे लिए एक से बढ़कर एक सुशील और अमीर बहुएं ढूंढना शुरू कर दिया। अब कहानी में असली मजा तब आया जब एक दिन मैं क्लास में बैठा था और अचानक जेब में रखा मेरा फोन वाइब्रेट होने लगा। एक के बाद एक धड़ाधड़ दर्जनों फ्रेंड रिक्वेस्ट की तो जैसे बाढ़ ही आ गई। कोई स्प्रिंग ब्लॉसम नाम से रिक्वेस्ट भेज रही है तो किसी का नाम है ऑल ओवर द कंट्री फ्लाई। हद तो तब हो गई जब विदेश की गोरी मेम कतई एकदम कातिल हसीनाओं की रिक्वेस्ट भी आने लगी। असल में हुआ ये था कि जब पापा की चैटिंग पूरी हो गई तो उन्होंने उन सभी लड़कियों से कह दिया, अरे सुनो, मेरा ये नंबर बंद हो रहा है, अब से मुझसे इस नए नंबर पर बात करना। और उन्होंने वो सारी की सारी लड़कियां सीधे मेरे नंबर पर फॉरवर्ड कर दी। भाई साहब, उन लड़कियों की प्रोफाइल पिक्चर और नाम देखकर ही समझ आ रहा था कि एक एक की फैमिली बैकग्राउंड कतई कड़क है। सबकी सब करोड़ती अरबती खानदान की थी। मैं तो ये सोचकर ही काम गया कि भाई अब मैं इतनी सारी अमीर लड़कियों के बीच घिरने वाला हूँ, मेरा क्या होगा। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक कड़क सी रोबोटिक आवाज गूंजी, बधाई हो होस्ट, आपका डेब्ट असेट सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है। आपके पापा ने आज तक इंटरनेट पर जितनी भी लंबी लंबी हाँकते हुए जो भी झूठ बोले हैं, अगर आप उन बातों को सच मांग लेते हैं तो वो सारी बातें हकीकत में बदल जाएंगी। ये सिस्टम आपको दुनिया का सबसे चमकता हुआ सितारा और लड़कियों का चहेता बना देगा। ये सुनते ही मैंने अपनी फ्रेंड रिक्वेस्ट चेक की। वहाँ कारिना नाम की एक विदेशी लड़की का मैसेज आया हुआ था। उसने लिखा था, मैं फ्रांस से आई एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ और मुझे एक इंडियन बॉयफ्रेंड चाहिए, लेकिन शर्त यह है कि उसे फ्रेंच भाषा एकदम फर्राटेदार बोलनी आनी चाहिए। तुमने पहले कहा था कि तुम्हारी फ्रेंच C2 लेवल की है, क्या ये सच है? अब भाई, मेरे पापा ने तो फेंकने में कोई कसर छोड़ी नहीं थी, पर अब मेरे पीछे ये जादुई सिस्टम खड़ा था तो मेरा कॉन्फिडेंस भी 7वें आसमान पर पहुंच गया। मैंने तुरंत रिप्लाई किया, हाँ बिल्कुल, मेरी फ्रेंच एकदम कड़क है, बिल्कुल C2 मास्टर लेवल की। तभी दिमाग में घंटी बजी, आपके पापा का बोला गया झूठ अब सच हो चुका है। बधाई हो, आपको फ्रेंच भाषा का C2 लेवल का ज्ञान मिलता है। भाई साहब, उसी सेकंड मेरे दिमाग में फ्रेंच भाषा का ऐसा सैलाब आया कि जो वर्ड्स पहले मुझे काले अक्षर भैंस बराबर लगते थे वो अब ऐसे समझ आने लगे जैसे मेरी मातृभाषा हो। एक एक शब्द कतई पानी की तरह साफ हो गया। तभी उस लड़की का फिर मैसेज आया, हैंडसम, मैं तुम्हारे कॉलेज के मेन गेट पर खड़ी हूँ, तुम्हारी क्लास कब खत्म होगी? मैंने सोचा, ओ तेरी, ये स्प्रिंग ब्लॉसम तो सीधे कॉलेज ही पहुंच गई। पापा ने इसे मेरे कॉलेज का पता भी दे रखा था क्या? अरे यार, ऑनलाइन प्यार तक तो ठीक था, ये सीधे आमने सामने मिलने की क्या सूझी इसे। तभी उसका एक और मैसेज आया, हैंडसम, रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे? क्या मुझसे मिलना नहीं चाहते? मैंने जल्दी से टाइप किया, अभी मैं क्लास में हूँ, थोड़ा बिजी हूँ, बस एक आखिरी क्लास बची है, उसके बाद मैं तुमसे मिलने आता हूँ। तभी क्लास के प्रोफेसर साहब की नजर मुझ पर पड़ी। वो कड़क आवाज में बोले, हाँ भाई जरा खड़े होना, ब्लैक बोर्ड पर जो ये विदेशी भाषा लिखी है क्या तुम इसका ट्रांसलेशन कर सकते हो? मैंने सीना तान कर कहा, जी सर, बिल्कुल कर सकता हूँ। ये सुनते ही क्लास के बैक बेंचर्स आपस में फुसफुसाने लगे, अबे ये लड़का कुछ भी तुक्का मार रहा है क्या? देख नहीं रहे हमारे फॉरेन प्रोफेसर का चेहरा कैसे बदल गया? सबको लग रहा था कि मैं फेंक रहा हूँ, क्योंकि वो सवाल प्रोफेसर साहब ने अचानक से पूछा था। पर भाई, जब मैंने बोलना शुरू किया तो प्रोफेसर के होश उड़ गए। मैंने एक एक शब्द का एकदम परफेक्ट ट्रांसलेशन कर दिया था। प्रोफेसर इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने पूरी क्लास के सामने अनाउंस कर दिया, आज से ये स्टूडेंट मेरी क्लास में आने जाने के लिए पूरी तरह आजाद है। इसे मेरी क्लास अटेंड करने की या कोई भी असाइनमेंट पूरा करने की कोई जरूरत नहीं है। पूरी क्लास सन्न रह गई। सब आपस में बातें करने लगे। भाई ये क्या था? ये तो कतई सच में फ्रेंच का उस्ताद निकला। मुझे तो लगा था ऐसे ही लपेट रहा है, पर ये तो असली खिलाड़ी निकला। भाई ये तो प्रोफेसर से भी कड़क फ्रेंच बोल रहा है। आधी बातें तो मेरे सिर के ऊपर से निकल गई। अब मेरे लिए तो ऐश ही ऐश थी। जब मन करेगा क्लास जाऊंगा, जब मन करेगा नहीं जाऊंगा। कतई राजा बाबू वाली फीलिंग। क्लास खत्म होने के बाद लड़कियों के एक ग्रुप में मेरी ही बातें चल रही थी। एक लड़की बोली, यार आज फ्रेंच की क्लास में वो जो लड़का था, क्या नाम है उसका? हाँ, वो कतई कमाल है यार, कितनी मस्त फ्रेंच बोलता है। तभी वहाँ खड़ी किंग युए नाम की लड़की, जो खुद को बड़ी चीज समझती थी, बड़े एटीट्यूड में बोली, मुझे अच्छे से याद है वो लड़का पहले कितने सालों तक मेरे आगे पीछे घूमता था। मुझे तो लगता है उसने ये फ्रेंच सिर्फ मुझे इम्प्रेस करने के लिए इतनी शिद्दत से सीखी है। वो सालों से मुझे पागलों की तरह चाहता था, यहाँ तक कि उसने बड़े कॉलेज में जाने का मौका भी छोड़ दिया, सिर्फ इसलिए ताकि वो मेरे साथ इसी कॉलेज में पढ़ सके। लेकिन कॉलेज आने के बाद वो अचानक बदल गया। ना मेरे आगे पीछे घूमता है, ना त्योहारों पर गिफ्ट भेजता है। मुझे लगा था शायद सुधर गया है,
पर वो तो बस नाटक कर रहा है। आज क्लास में ये सब उसने जानबूझ कर किया ताकि मेरा ध्यान अपनी तरफ खींच सके। कतई बचकानी हरकत है। रुक जाओ, अभी मैं उसे मैसेज करके साफ साफ कह देती हूँ कि ये सब फालतू के पैंतरे मेरे सामने ना चलाए। कभी वही पास से मैं गुजर रहा था। लड़कियों ने मुझे देखते ही कहा, लो वो आ गया फ्रेंच का नया शहंशाह, बड़े मजे में जा रहा है। किंग यूए ने मुझे आवाज दी। चूंकि हम आमने सामने आ गए थे तो उसने सोचा कि चलो आज फैसला ही कर लेती है। वो बड़े भाव खाती हुई बोली, सुनो, तुमसे कुछ बात करनी है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए ये जो अजीब अजीब हरकतें कर रहे हो ना, वो बंद कर दो। जैसे आज तुमने फ्रेंच क्लास में जो ड्रामा किया, मैं अच्छे से जानती हूँ कि ये सब तुमने सिर्फ मेरा अटेंशन पाने के लिए किया था। पर मैं तुम्हें साफ कर दूं, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, हमारा कोई मैच नहीं है। इसलिए प्लीज थोड़े मैच्योर बनो और मेरे पीछे अपना टाइम वेस्ट करना बंद करो। मैं तो कतई हैरान रह गया। मैंने कहा, अरे बहन, जरा ब्रेक लगाओ। तुमसे किसने कह दिया कि मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ? तभी मेरा एक दोस्त वहां आ गया और बोला, अरे मैडम, गलत फहमी में मत जियो। मेरा भाई तुम्हारे लिए फ्रेंच नहीं सीख रहा है। इसकी एक नई गर्लफ्रेंड बनी है जो फ्रांस की रहने वाली है। ये सब उसने उसके लिए किया है। मैंने खुद क्लास में इनके चैटिंग के स्क्रीनशॉट्स देखे हैं। किंग यूए की सहेली बीच में कूद पड़ी, क्या खाक गर्लफ्रेंड। ये सब बस बहाने हैं। ये लड़का हमारी किंग यूए के पीछे सालों से दीवाना था। अब अचानक इसकी गर्लफ्रेंड कहाँ से आ गई? कोई मान ही नहीं सकता। बात बढ़ने लगी और वहां तमाशा देखने के लिए भीड़ जुटने लगी। तभी अचानक दूर से एक चमचमाती हुई लाल रंग की फरारी कार जोरदार आवाज करती हुई वहां आकर रुकी। भाई साहब, कतई एक नंबर गाड़ी। उसकी कीमत ही कम से कम 7-8 करोड़ रुपए रही होगी। सब फटी आंखों से उस कार को देखने लगे। तभी कार का दरवाजा खुला और उसमें से एक कतई खूबसूरत हुस्न की परी जैसी लड़की बाहर निकली। वो सीधे मेरी तरफ आई और मुस्कुराते हुए बोली, हेलो, सॉरी यार, तुम्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ा। मैं ही स्प्रिंग ब्लॉसम हूँ। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। पूरी भीड़ के मुंह खुले के खुले रह गए। सब फुसफुसाने लगे, भाई ये लड़की तो कतई कयामत है और ये स्प्रिंग ब्लॉसम है। वो लड़की मेरे पास आई और बड़े प्यार से मेरा हाथ थाम कर बोली, जानू, आज कॉलेज से छूटने में इतनी देर क्यों हो गई? मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है। चलो ना, कहीं खाना खाने चलते हैं। मैंने भी चौड़े होकर कहा, हाँ बिल्कुल, चलो चलते हैं। वो फिर लाड जताते हुए बोली, जानू, आज मुझे वो तीखी चटपटी वाली स्ट्रीट फूड खाने का मन है, वो जो नुक्कड़ पे स्टॉल लगता है, वहां चले। मैंने हंसकर कहा, हाँ क्यों नहीं, अपनी फेवरेट जगह पर ही चलेंगे। वो खुश होकर बोली, थैंक यू जानू, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। अब वहां खड़े लोगों के दिमाग का दही हो चुका था। कतई सन्नाटा छा गया था। लोग सोच रहे थे, ये क्या सीन है भाई? इतनी अमीर और खूबसूरत लड़की इस लड़के की दीवानी है और बातों से तो लग रहा है कि ये रोज इसे कॉलेज लेने आती है। बस हमने कभी ध्यान नहीं दिया। किंग यूए तो वही की वही ढेर हो गई। उसका सारा घमंड चकनाचूर हो गया। उसे समझ आ गया कि मैं उसके पीछे पागल नहीं था, बल्कि मुझे तो उससे लाख गुना बेहतर लड़की मिल चुकी थी। उसका ये सोचना कि मैं ये सब उसके लिए कर रहा हूँ महज उसकी एक गलत फहमी थी। खैर, हम दोनों कार में बैठ गए। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, उस लड़की ने मेरी तरफ देखा और हंसकर बोली, वैसे तुम असल जिंदगी में वैसे नहीं हो जैसा इंटरनेट पर लग रहे थे। वहां तो तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और यहाँ मेरे सामने आते ही कतई शर्मा गए। मैंने थोड़ा झेंपते हुए कहा, सच बताओ तो मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का बंदा हूँ। खासकर जब कोई इतनी खूबसूरत लड़की सामने हो तो समझ नहीं आता कि क्या बोलूं। और हाँ, इंटरनेट पर जो तुमसे इतनी लंबी लंबी बातें कर रहा था, वो मैं नहीं, मेरे पापा थे। फिर मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, वैसे तुम भी अपनी प्रोफाइल पिक्चर जैसी नहीं हो। वो मुस्कुराई, अच्छा वो नाम और फोटो? अरे आजकल वो अपोजिट वाइब रखने का ट्रेंड है ना, इसलिए। पर चलो अब सीरियस बात करते हैं। मैं दूर से देख रही थी कि वो लड़की तुम्हें फालतू का एटीट्यूड दिखा रही थी और तुम उससे पीछा छुड़ाना चाहते थे। इसलिए मैंने ये छोटा सा नाटक किया ताकि तुम वहां से आराम से निकल सको। अब मैंने तुम्हारी हेल्प की है तो बॉस, एक हेल्प तुम्हें भी मेरी करनी पड़ेगी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। पहले ढंग से इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। मेरा नाम शेन रुओ है, उम्र 24 साल और मैं अपने पापा की कंपनी शेन वेंचर्स में काम करती हूँ। शेन वेंचर्स का नाम सुनते ही मेरे कान खड़े हो गए। भाई साहब, वो दुनिया की टॉप 10 इन्वेस्टमेंट कंपनियों में से एक थी और शेन रुओ उस कंपनी की सबसे युवा अरबती प्रेसिडेंट थी। मतलब कतई खानदानी रईस, सुपर रिच। मैंने भी हाथ मिलाया। मेरा नाम लिन चेन है, 20 साल का हूँ और इसी कॉलेज में पढ़ता हूँ। वो बोली, ये सब तो मुझे पापा की चैटिंग से पता चल ही गया था। अब सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं। मेरे घर वाले मेरे पीछे हाथ धोकर पड़े हैं कि मैं शादी कर लूं, पर मेरा अभी शादी तो दूर, रिलेशनशिप में आने का भी कोई इरादा नहीं है। वो आए दिन मेरे लिए लड़के ढूंढते रहते हैं और मैं इस रोज रोज के ड्रामे से तंग आ चुकी हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद ही एक नकली बॉयफ्रेंड ढूंढ लूं। हमारी ऑनलाइन बातचीत अच्छी रही है तो तुम बस मेरे घर चलकर मेरे पेरेंट्स के सामने मेरे बॉयफ्रेंड बनने का नाटक कर लो। तुम फिक्र मत करो, ये काम होने के बाद तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। पैसे की कोई कमी नहीं है और अगर अच्छी नौकरी चाहिए तो वो भी मैं चुटकियों में लगवा दूंगी। मैंने थोड़ा सोचते हुए कहा, चलो ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ, पर पहले ही बता दूं, अगर नाटक फ्लॉप हुआ तो मुझे दोष मत देना। वो हंसकर बोली, अरे नहीं दूंगी बाबा,
तुमने इंटरनेट पर जैसी बड़ी बड़ी बातें की थी, बस वैसे ही मेरे मम्मी पापा के सामने बोल देना। वो मुझे शादी के लिए ताने मारते हैं ना, आज मैं उनके सामने एक ऐसा बॉयफ्रेंड लेकर जाऊंगी जो फेंकने में कतई उस्ताद है। रुको, मैं जरा अपनी पुरानी चैट चेक कर लेती हूँ कि तुमने क्या क्या आगा था। मैंने मुस्कुरा कर कहा, चैट देखने की जरूरत नहीं है, मुझे सब याद है। पापा ने तुमसे कहा था ना कि मैं आने वाले समय के सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस और ट्रेंड्स को पहले से ही भांप लेता हूँ। भाई साहब, पापा का फेंका हुआ एक और झूठ सामने आ चुका था और सिस्टम के नियम के मुताबिक मुझे इसे सच मानना था। मैंने मन ही मन कहा, हाँ, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि मैं फ्यूचर के बिजनेस ट्रेंड्स को पहले ही देख सकता हूँ। तभी दिमाग में फिर से कड़क आवाज गूंजी, बधाई हो होस्ट, आपको बोनस और आई की स्किल मिलती है। अब आप भविष्य के सभी फायदेमंद बिजनेस और ट्रेंड्स को पहले ही देख पाएंगे और सही समय पर इन्वेस्टमेंट करके छप्परफाड़ मुनाफा कमा सकेंगे। शेन रूओ खुश होकर बोली, चलो बढ़िया है, अगर तुम इन्वेस्टमेंट के बारे में इतना जानते हो तो मेरे पापा से इसी टॉपिक पर बात करना। अच्छा सुनो, मुझे एक और बात याद आई। तुमने चैट में ये भी कहा था कि तुम किसी भी पुरानी और एंटीक चीज को देखकर एक झटके में बता सकते हो कि वो असली है या नकली। मैंने सोचा, तेरी तो पापा ने तो कतई कोई कसर ही नहीं छोड़ी थी, कतई अंतर्यामी बना दिया था मुझे। पर अब पीछे हटने का तो रास्ता था नहीं, तो मैंने मन ही मन इस बात को भी सच मान लिया। तभी सिस्टम की आवाज आई, बधाई हो होस्ट, आपको ट्रेजर डिटेक्शन की जादुई कला मिलती है। भाई साहब, सिस्टम की वो कड़क आवाज सुनते ही मेरे तो मजे आ गए। मुझे मिल चुकी थी ट्रेजर डिटेक्शन की वो जादुई कला जिससे मैं किसी भी नकली चीज की पोल चुटकियों में खोल सकता था। शेन रूओ अपनी धुन में बोले जा रही थी, लिन चेन, मेरे पापा को पुरानी चीजें, एंटीक पेंटिंग्स और मूर्तियां कलित करने का बड़ा चस्का है। तुम्हारी ये कला वहाँ बड़े काम आएगी। वैसे तुम्हारे जैसे लड़के मैंने बहुत देखे हैं जो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं और खुद को हर चीज का उस्ताद समझते हैं। चलो आज घर चलो, फिर पापा के सामने खुलकर अपनी इन्वेस्टमेंट और एंटी की नॉलेज दिखाना। मैं तो बस ये देखने के लिए बेताब हूँ कि जब तुम पकड़े जाओगे तो मम्मी पापा का रिएक्शन क्या होगा। उसे लग रहा था कि मैं सिर्फ लंबी लंबी हाँक रहा हूँ। खैर, हम उसके घर पहुंचे। जैसे ही अंदर गए, शेन रूओ की मम्मी की नजर हम पर पड़ी। वो मुस्कुराकर बोली, अरे रूओ, तुम आ गई, और ये तुम्हारे साथ कौन है? शेन रूओ ने मेरा हाथ पकड़ा और बोली, मम्मी, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, लिन चेन। मम्मी तो कतई हैरान रह गई। रो, तुमने बॉयफ्रेंड कब बना लिया? मुझे तो भनक तक नहीं लगी। तभी वहाँ सोफे पर बैठा एक लड़का खड़ा हुआ और बड़े टोन में बोला, रो, ये सब क्या है? शेन रू ने उसे कड़क आंखें दिखाते हुए कहा, जाओ तियानियो, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि रू मुझे सिर्फ मेरे मम्मी पापा बुला सकते हैं। तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है कि तुम मुझे इस नाम से पुकारो। तभी मम्मी बीच में पड़ते हुए बोली, रू बेटा, ये अच्छी बात नहीं है, इतना बड़ा फैसला ले लिया और अपनी माँ को बताया तक नहीं। हाँ बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने बड़े अदब से नमस्ते किया और कहा, अंकल आंटी नमस्ते, मेरा नाम लिन चेन है, 20 साल का हूँ और अभी कोस्टल यूनिवर्सिटी से फिशरीज यानी मछली पालन की पढ़ाई कर रहा हूँ। ये सुनते ही वो झाओ तियानियो बीच में कूद पड़ा और हंसते हुए बोला, अच्छा, मछली पालन, इस डिपार्टमेंट को तो मैं अच्छे से जानता हूँ। हमारे घर के नौकर का लड़का भी यही कोर्स कर रहा था। आजकल संडे मार्केट में मछली बेचता है। वो कतई मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा था। शेन रूओ के पापा ने बात बदलते हुए पूछा, अरे झाओ, तुम कुछ लाए थे ना? झाओ तियानियो ने तुरंत एक बक्सा निकाला और शेन रूओ के पापा के सामने रखते हुए बोला, जी अंकल, ये मैं एक बहुत बड़े विदेशी कलेक्टर से खरीद कर लाया हूँ। ये किंग राजवंश के जमाने का 3 शीप्स वेलकमिंग स्प्रिंग वाला संगमरमर का नायाब कप है। मैंने सोचा आपके डेकोरेशन के लिए इससे बेहतर तोहफा क्या होगा। शेन रूओ के पापा की आंखें चमक उठी। अरे भाई, किंग राजवंश का संगमरमर का कप, ये तो कतई रेयर चीज है। झाओ बेटा, ये तो बहुत कीमती तोहफा है। झाओ तियानियो चौड़ा होकर बोला, अरे अंकल, आप कतई फॉर्मेलिटी मत कीजिए, ऐसी बेशकीमती चीज तो आप जैसे पारखी के पास ही शोभा देती है। अंकल खुश हो गए। चलो फिर तो मैं मना नहीं करूंगा, किसी दिन अपने पापा को भी साथ लाना, दोनों भाई बैठकर महफिल जमाएंगे। तभी झाओ तियानियो मेरी तरफ मुड़ा और कतई ताना मारते हुए बोला, क्यों भाई फिशरीज वाले, आज तेरी किस्मत अच्छी है जो तुझे ये 3 शीप्स का असली कप देखने को मिल रहा है। जरा पास आकर देख ले, ऐसा एंटीक पीस तुझे अपनी पूरी जिंदगी में दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। मैंने मन ही मन कहा, चलो भाई, इसी बहाने सिस्टम की दी हुई जादुई आंखें टेस्ट कर लेते हैं कि ये असली है या नकली। मैंने मुस्कुराकर कहा, अरे बिल्कुल अंकल, मैं भी आपकी बदौलत जरा इस नायाब चीज का दीदार कर लेता हूँ। मैंने जैसे ही उस कप को गौर से देखा, मेरी आंखों के सामने उसकी पूरी जन कुंडली आ गई। मैंने सीधे झाओ तियानियो की तरफ देखा और कहा, भाई साहब, ये कप किंग राजवंश का तो कतई नहीं है, ये तो एकदम कड़क नई बनावट है, सीधे सीधे नकली माल है। ये सुनते ही वहाँ सन्नाटा छा गया। झाओ तियानियो का चेहरा लाल हो गया। अबे ओए, तुझे क्या पता, तू किस बेस पर कह रहा है कि ये नकली है? मैंने शांति से समझाते हुए कहा, अंकल जरा गौर से देखिए, इसके ऊपर जो ये भेड़ों के सींग बने हैं, इन पर नक्काशी के निशान बहुत गहरे और नए हैं। इस पूरे कप को केमिकल और आग से झुलसाकर ऐसा दिखाया गया है जैसे ये बहुत पुराना हो। ये कतई कंप्यूटर डिजाइनिंग और मशीनों से तराशा गया पत्थर है जिसे बल्क में फैक्ट्री में बनाया जाता है।
अगर मैं गलत नहीं तो दिल्ली के सदर बाजार या सदर के होलसेल मार्केट में ये पीस 20-30 रुपए से ज्यादा का नहीं मिलेगा। झाओ तियान्यू चिल्लाया, जुबान संभाल के बात कर। ये एंटीक पीस मैं लाखों रुपए खर्च करके लाया हूँ और तू कह रहा है कि इसकी कीमत 30 रुपए भी नहीं है। अंकल, आप इस कॉलेज के लड़के की बातों में मत आइए, इसे था कुछ नहीं पता। मैंने हंसते हुए कहा, भाई तुमने बचपन में छोटा भीम या मोगली जैसी एनिमेशन फिल्में देखी है? अगर नहीं देखी तो जरा इस कप पर बनी इन 3 भेड़ों को गौर से देखो। क्या ये तुम्हें आज के जमाने के कार्टून कैरेक्टर जैसी नहीं दिख रही? इनका स्टाइल ततई मॉडर्न एनिमेशन जैसा है। अब 2 ही बातें हो सकती है, या तो किंग राजवंश के जमाने में भी लोग टीवी पर कार्टून देखते थे, या फिर ये माल कतई नकली है। शेन रुओ के पापा ने जब गौर से देखा तो वो चौंक गए। अरे हाँ, ये तो सचमुच वैसी ही दिख रही है। अब बात बिल्कुल साफ हो चुकी थी। पापा ने वो कप वापस बक्से में रखा और बोले, जाओ बेटा, तुम्हारी भावना का मैं सम्मान करता हूँ, पर ये तोहफा तुम अपने पास ही रखो तो बेहतर होगा। झाओ तियान्यू का मुंह उतर गया। वो सक्काते हुए बोला, अंकल मुझे माफ कर दीजिए, कसम से मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो डीलर मुझे ऐसा चूना लगा देगा। अंकल ने हंसते हुए कहा, अरे कोई बात नहीं बेटा, इसमें तुम्हारी क्या गलती। बस अगली बार से कोई भी चीज खरीदने से पहले जरा बच्चों वाले कार्टून देख लिया करो, ताकि दोबारा कोई तुम्हें लाखों का चूना न लगा पाए। फिर अंकल मेरी तरफ मुड़े और बड़े चाव से बोले, वाह लिनचेन, तुम तो कतई उस्ताद निकले। अच्छा, जरा इन बाकी चीजों को भी देखना, तुम्हारी पारखी नजर क्या कहती है। मैंने एक एक करके अंकल की कलेक्शन की चीजें देखना शुरू किया। अंकल, ये जो पेंडेंट है ना, ये कतई असली और प्राचीन काल का है। ये आपके स्टडी रूम की शोभा बढ़ाने के लिए एकदम परफेक्ट है। अंकल गदगद हो गए। कमाल है भाई, बिल्कुल सही पकड़े। मैंने दूसरी चीज उठाई, और ये जो है, ये पुराने जमाने के साधु संतों की टोपी का वो हिस्सा है जिस पर 5 पवित्र पहाड़ों के नक्शे बने हुए हैं। अंकल की तो बांछें खिल गई। मांग गए भाई, इतनी बारीकी तो हमारे प्रोफेशनल एक्सपर्ट भी नहीं पकड़ पाते। अच्छा, जरा इसे भी देखना। अभी हमारी ये बातें चल ही रही थी कि आंटी ने चाय नाश्ता लगाया और बोली, चलो अब जरा काम की बात भी हो जाए। हमारी कंपनी शेन वेंचर्स और झाओ परिवार काफी समय से बिजनेस पार्टनर रहे हैं। आज झाओ यहाँ एक नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट के सिलसिले में आया था। अब जब रुओ भी आ गई है तो सब मिलकर इस पर चर्चा कर लेते हैं कि इस नए बिजनेस ट्रेंड में पैसा लगाना सही रहेगा या नहीं। झाओ तियानियों को जैसे दोबारा जान मिल गई। वो चौड़ा होकर बोला, जी अंकल, हमारी कंपनी हाउडा ग्रुप अब हाई एंड गेमिंग एक्सेसरीज के मार्केट में उतरने की प्लानिंग कर रही है। हमारा मेन फोकस होगा प्रो गेमिंग माउस और कीबोर्ड के कॉम्बो सेट्स बनाना। इसके पहले राउंड के लिए हमारा टारगेट 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट जुटाना है। चूंकि हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैंने 50% के शेयर्स सीधे आपके लिए रिजर्व रखे हैं। आजकल के लड़कों में गेमिंग का कतई क्रेज सिर चढ़कर बोल रहा है, और हमारा ये बजट फ्रेंडली प्रो गेमिंग गियर सीधे उनकी नब्ज पकड़ेगा। इसमें पैसा लगाना मतलब कतई अंधा मुनाफा कमाना है। मैंने चाय की चुस्की ली और मुस्कुराते हुए कहा, प्रो गेमिंग गियर, वो भी बजट सेगमेंट में, और उसके लिए 100 करोड़ का बजट। झाओ साहब, आप कतई सीरियस हो या बस ऐसे ही हवा में तीर मार रहे हो? झाओ चिढ़ गया। अबे तुझे क्या पता, मैं देश के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज से इलेक्ट्रॉनिक्स में ग्रेजुएट हूँ और पिछले 2 सालों से इस गेमिंग मार्केट पर रिसर्च कर रहा हूँ। तू ठहरा मछली पकड़ने वाला, तुझे क्या पता कि मैकेनिकल स्विच क्या होते हैं या गेमिंग सेंसर कैसे काम करते हैं। ये आने वाले समय का सबसे बड़ा बिजनेस है। अगर समझ नहीं है तो बीच में टांग मत अड़ाओ और हमें अपनी सीरियस डील करने दो। शेन रुओ के पापा ने झाओ को टोका और मुझसे बोले, लिनचेन, अगर तुम्हारे पास कोई अलग नजरिया है तो बिना झिझक के बताओ। बिजनेस में हर किसी की राय मायने रखती है। तुम्हें इस गेमिंग प्रोजेक्ट में क्या गड़बड़ी दिख रही है? मैंने सीधे अंकल से कहा, अंकल, ऊपर से देखने में तो ये प्रोजेक्ट ऐसा लगता है कि जेंजी की डिमांड पूरी करेगा, पर असलियत यह है कि इसमें इतने लूपहोल्स है कि अगर आपने पैसा लगाया तो वो सीधे डूब जाएगा। झाओ गुस्से में तमतमा उठा, तुम कतई बकवास कर रहे हो। हमारा ये प्रोजेक्ट बड़ी बड़ी एक्सपर्ट टीमों की रिसर्च के बाद तैयार हुआ है। ये डूब कैसे सकता है? दम है तो सबूत दो। मैंने उंगलियों पर गिनवाते हुए कहा, सबूत चाहिए तो सुनो। पहली बात, आपके पास अपनी कोई कोर टेक्नोलॉजी नहीं है। जिन्हें आप प्रोमैकेनिकल स्विचेस कह रहे हैं, वो असल में लोकल चीनी कबाड़ है। उनमें कोई प्रो लेवल की परफॉर्मेंस नहीं है। दूसरी बात, 100 करोड़ के बजट में से आधी रकम तो आप सिर्फ बड़े बड़े स्टार से एडवर्टाइजमेंट कराने और दुकानों की सेटिंग में उड़ा रहे हैं। रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए तो आपके पास फूटी कौड़ी भी नहीं बचेगी। तीसरी बात, बजट गेमिंग का मार्केट पहले से ही पूरी तरह से भर चुका है। आपके पास ऐसा कुछ नया नहीं है जो दूसरों से अलग हो। और चौथी सबसे बड़ी बात, आने वाले 2 सालों का असली ट्रेंड लाइटवेट वायरलेस गेमिंग गियर्स का होने वाला है, ना कि इस भारी भरकम तारों वाले कबाड़ का। एक असली गेमर को जो चीज चाहिए वो है सटीक परफॉर्मेंस और बिना वायर की आजादी। शेन रुओ के पापा ने अपना सिर हिलाया। बात तो लिन चेन की कतई पते की है। मेरा छोटा बेटा भी जब गेमिंग के लिए कीबोर्ड माउस खरीदता है तो वो उसकी ग्रिप और वायरलेस स्पीड देखता है। ये जो सस्ते और दिखावटी ब्रांड्स होते हैं ना, इन्हें तो वो हाथ भी नहीं लगाता। झाओ हकलाने लगा, अरे नहीं अंकल, ये बकवास कर रहा है। लड़के हमेशा कम दाम में अच्छी चीज ढूंढते हैं। हमारा प्रोडक्ट कतई हिट होगा। मैंने अपनी जेब से फोन निकाला
और स्क्रीन दिखाते हुए कहा, झाओ साहब, ये पिछले 3 महीनों की ग्लोबल गेमिंग मार्केट की सीक्रेट रिसर्च रिपोर्ट है। बिजनेस सिर्फ हवाई दावों पर नहीं, बल्कि असली डेटा और मार्केट की डिमांड पर चलता है। अगर बिना सोचे समझे कूदोगे तो कतई दीवाला निकल जाएगा। यही कड़वा सच है। शेन रूओ के पापा खड़े हो गए और बोले, भाव, मुझे लिन चेन का एनालिसिस कतई परफेक्ट लगा। तुम्हारे इस प्रोजेक्ट में रिस्क बहुत ज्यादा है, इसलिए शेन वेंचर्स इस गेमिंग प्रोजेक्ट में एक भी रुपया इन्वेस्ट नहीं करेगी। झाओ के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो गिड़गिड़ाने लगा, अंकल प्लीज एक बार फिर सोच लीजिए। हम अपने प्लान को बदल देंगे। हम पूरा फोकस लाइटवेट वायरलेस गियर्स पर ही रखेंगे। प्लीज हमें एक मौका और दे दीजिए। अंकल ने साफ मना कर दिया। कोई फायदा नहीं है। जिसे मार्केट की बुनियादी समझ ही ना हो और जिसके पास अपनी कोई टेक्नोलॉजी ना हो, वो प्लान बदल कर भी कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। तुम घर जाओ और दोबारा से ढंग से रिसर्च करो। शेन रू ने दबी आवाज में मुझसे कहा, भाई मान गए। तुमने तो एक झटके में इसके प्रोजेक्ट की धज्जियां उड़ा दी। अच्छा हुआ तुमने वक्त पर बचा लिया, वरना पापा के सीधे 50 करोड़ पानी में चले जाते। झाओ का चेहरा गुस्से से काला पड़ चुका था। वो जाते जाते बुदबुदाया, ठीक है अंकल, अगर आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो मत कीजिए, पर मैं दावा करता हूँ कि मेरा ये प्रोजेक्ट कतई आग लगा देगा। तब आप हाथ मलते रह जाएंगे। जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकला, उसने गुस्से में दीवार पर मुक्का मारा। तेरी तो लिंचेन, तूने मेरा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। तुझे तो मैं कतई सबक सिखा कर रहूंगा। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और किसी को कॉल लगाया। हेलो, सुनो, कोस्टल यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर का एक लड़का है, लिंचेन। जरा उसके हाथ पैर ढीले करने हैं, बंदे तैयार रखो। उधर घर के अंदर शेन रूओ के पापा मेरे पास आए और बड़े प्यार से मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोले, लिंचेन, तुम तो कतई छुपा रुस्तम निकले यार। तुम सिर्फ एंटी की परख ही नहीं रखते, बल्कि बिजनेस ट्रेंड्स का तुम्हारा एनालिसिस तो हमारी कंपनी के बड़े बड़े एक्सपर्ट से भी कड़क और सटीक है। मेरा बेटा भी हमेशा से एक अच्छा वायरलेस माउस ढूंढ रहा है, पर उसे आज तक मार्केट में कोई परफेक्ट चीज नहीं मिली। मैंने मौका देखा और चौका मारते हुए कहा, अंकल आंटी, सच बताओ तो मैंने पहले ही भांप लिया था कि आने वाले समय में लाइटवेट वायरलेस गेमिंग गियर्स का ही राज होने वाला है। मेरे दिमाग में इसे लेकर एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है। हम एक ऐसा ब्रांड बना सकते हैं जो कतई एडवांस वायरलेस टेक्नोलॉजी और कस्टमाइज गियर्स पर काम करे, बिना किसी फालतू तामझाम के, लाइटवेट और बजट में भी फिट। ये आज के हर गेमर की असली कमजोरी है। अंकल की आंखों में चमक आ गई। ओह, ये बात है, जरा विस्तार से बताओ। इसके लिए कितने बजट की जरूरत होगी और इसे कैसे शुरू किया जा सकता है? मैंने पूरे कॉन्फिडेंस से कहा, अंकल, अगर हम शहर के मार्केट और डिमांड को देखें तो शुरुआत के लिए सिर्फ 50 लाख का बजट काफी होगा। इस पैसे का बड़ा हिस्सा हम सिर्फ कोर टेक्नोलॉजी और वायरलेस स्पीड को बेहतर बनाने में लगाएंगे, ना कि बड़े बड़े विज्ञापनों में। और चूंकि मैं खुद जेनजी की नब्ज समझता हूँ, मुझे अच्छे से पता है कि उन्हें क्या चाहिए। हम 3 महीने के अंदर अपना पहला धमाकेदार प्रोडक्ट मार्केट में उतार देंगे और 6 महीने में कंपनी प्रॉफिट में आ जाएगी। शेन रूओ के पापा ने जोर से टेबल थपथ पाई। शानदार, ये प्रोजेक्ट मुझे पसंद आया। इस प्रोजेक्ट के लिए पूरे 50 लाख रुपए मैं अभी इन्वेस्ट करने को तैयार हूँ। इस पूरे प्रोजेक्ट के सर्वेसर्वा तुम होगे। हमारी कंपनी तुम्हें हर तरह की सपोर्ट देगी, चाहे वो रिसर्च टीम हो, मैन्युफैक्चरिंग हो या मार्केटिंग। पहली बात तो ये कि तुम्हारी इस कड़क समझ ने मेरा दिल जीत लिया है, और दूसरी बात, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। मैं चाहता हूँ कि तुम इस पर मन लगाकर काम करो, और हाँ, हमारी रूहों का भी अच्छे से ख्याल रखना। आंटी भी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ लिंचेन, अंकल बिल्कुल सही कह रहे हैं। आगे तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो बिना झिझक के हमें बताना। हम सब तुम्हारे साथ खड़े हैं। सच बताओ तो मैं अभी से तुम्हारे इस नए वायरलेस माउस की बोर्ड को देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। आते ही सबसे पहले मैं अपने छोटे वाले के लिए एक सेट खरीदूंगी। मैंने भी हाथ जोड़कर कहा, थैंक यू अंकल, थैंक यू आंटी। मैं इस प्रोजेक्ट पर कतई जी जान से काम करूंगा और आप लोगों को शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। खैर, अंकल आंटी से बात पक्की करके जब हम वहां से बाहर निकले तो शेन रूओ मुझे अचरज से देखने लगी। वो गाड़ी में बैठते ही बोली, यार लिंचेन, मान गए भाई। जब तुमने इंटरनेट पर बड़ी बड़ी हाकी थी कि तुम्हें एंटी की समझ है, तुम नए प्रिंस भांप लेते हो, तो मुझे लगा था तुम हवा में तीर मार रहे हो। पर भाई, तुम तो सचमुच के उस्ताद निकले। खासकर जिस तरह तुमने उस झाओं के गेमिंग प्रोजेक्ट की धज्जियां उड़ाई ना। पापा तो तुम्हारे मुरीद हो गए हैं। मैंने चौड़े होकर कहा, अरे तो क्या हुआ, फेंकना किसे पसंद है भाई। जो मैंने इंटरनेट पर कहा था वो कतई एक एक शब्द सच था। वैसे आज के लिए मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। शेन रू ने भौहें सिकोड़ कर पूछा, मेरा शुक्रिया? वो किस लिए? मैंने हंसते हुए कहा, इसलिए कि तुम्हारी वजह से मुझे तुम्हारे पापा को लपेटने का मौका मिल गया और मेरे नए वायरलेस गेमिंग प्रोजेक्ट के लिए सीधे 50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट मिल गया। शेन रूओ खिलखिलाकर हंस पड़ी, अरे ये तो बहुत छोटी सी बात है। अच्छा हुआ तुमने पापा के पैसे सही जगह लगवा दिए, वरना ये 50 लाख मुझे अपनी जेब से देने पड़ते। मैं तो कतई चौंक गया। तेरी तो मतलब तुम मुझे अपना नकली बॉयफ्रेंड बनाने के लिए खुद 50 लाख रुपए देने वाली थी। वो बोली, अरे नहीं बाबा, इतना बजट नहीं था मेरा। मैं तो तुम्हें बस 2-4 लाख देने की सोच रही थी, पर अब जब पापा ने सीधे 50 लाख का दाव खेल दिया है तो बॉस,
तुम पूरे 1 साल के लिए मेरे नकली बॉयफ्रेंड के रोल के लिए बुक हो चुके हो। हमारी डील पक्की, उसने आगे समझाते हुए कहा। और सुनो, इस 1 साल के दौरान तुम कॉलेज में जिससे चाहे दिल लगाओ, जिससे चाहे फ्लर्ट करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारी पर्सनल लाइफ में मैं कतई टांग नहीं अड़ाऊंगी। अकेले में तुम मुझे रो दीदी बुला सकते हो, पर हाँ, मम्मी पापा के सामने तुम्हें मुझे रो ही कहना होगा। और सबसे जरूरी बात, जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत होगी तुम्हें टाइम पर पहुंचना होगा। पापा मम्मी तुमसे कतई इंप्रेस है तो वो बार बार तुम्हें घर पर खाने पर बुलाएंगे। अगर तुम गायब रहे तो उन्हें शक हो जाएगा। भाई सीधी सी बात है, रोकड़ा लिया है तो काम तो कड़क करना पड़ेगा। शाम को जब मैं अपने हॉस्टल के कमरे में पहुंचा तो मेरा दोस्त छाती पीटते हुए मेरे पास आया और बोला, अबे लिंचेन, तूने ये कौन सी लॉटरी लगा ली भाई? इतनी अमीर और कातिल हसीना को तूने कैसे सेट कर लिया? तूने तो कतई एक झटके में हमारी 20 साल की मेहनत बचा ली। और भाई, आज फ्रेंच की क्लास में जो तूने समा बांधा था ना, वो फॉरेन प्रोफेसर भी तेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया था। मैंने उसे शांत करते हुए कहा, अरे भाई, तू ज्यादा सोच रहा है। वो कोई मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, इंटरनेट के जरिए जान पहचान हुई थी। वो मेरी बड़ी बहन जैसी है। हमारा रिश्ता साफ सुथरा है। और रही बात फ्रेंच की, तो मैं पिछले कुछ दिनों से मन लगाकर पढ़ाई कर रहा था, बस इसलिए। दोस्त ने अपना सिर पकड़ लिया। साफ सुथरा रिश्ता? बकवास मत कर। दोपहर में पूरी दुनिया के सामने वो तुझे जानू जानू कह रही थी और तू कह रहा है रिश्ता पवित्र है। और वो नुक्कड़ वाले स्टॉल पर तीखी चटपटी चाट खाने की बात। भाई, कम से कम 10-15 बार डेट पर गए बिना कोई लड़की इतनी फ्रैंक नहीं होती। लिंचेन, तू तो कतई छुपा रुस्तम निकला। एक तरफ तू फरारी वाली मैडम के साथ घूम रहा है, दूसरी तरफ फ्रांस की गोरी मेम से चैटिंग चल रही है। हम सिंगल लॉन्डों के दिल पर क्या गुजर रही है, कभी सोचा है तूने? मैंने हंसकर कहा, अरे भाई, कसम से हम सिर्फ भाई बहन जैसे ही हैं। अच्छा छोड़, एक गुड न्यूज सुन। मुझे एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए पूरे 50 लाख का इन्वेस्टमेंट मिला है। मैं अपना खुद का वायरलेस गेमिंग गियर्स का ब्रांच शुरू कर रहा हूँ। अब तेरा भाई छोटा मोटा इन्वेस्टर और मालिक बनने वाला है। ये सुनते ही दोस्त की आंखें फटी की फटी रह गई। क्या 50 लाख का रोकड़ा? वायरलेस गेमिंग ब्रांड? भाई लिंचेन, तू तो कतई छा गया यार। जल्दी बता, तेरा पहला प्रोडक्ट कब आ रहा है? ये गेमिंग का कीड़ा सबसे पहले मैं ही खरीदूंगा। इस भाई को नया कीबोर्ड चाहिए। मैंने कहा, बस 3 महीने रुक जा, पहला धमाकेदार प्रोडक्ट मार्केट में उतार देंगे। अब कॉलेज के गलियारों में ये बात हवा की तरह फैल गई। लड़कियों के ग्रुप में फुसफुसाहट शुरू हो गई। अरे तुम्हें पता चला? लिंचेन और उस फरारी वाली लड़की के बीच तो सिर्फ भाई बहन जैसा रिश्ता है। और वो फ्रांस वाली लड़की भी बस इंटरनेट की दोस्त है। इसका मतलब लिंचेन अभी भी सिंगल और रेडी टू मिंगल है। जब ये बात किंग यूए के कानों तक पहुंची तो उसकी सहेली चहकते हुए बोली, देखा किंग यूए, मैं तो पहले ही कह रही थी। वो फ्रांस वाली लड़की तो बस इंटरनेट का शगुफा थी। ये लिंचेन जानबूझकर ये सब नाटक कर रहा था ताकि तुम्हें जलन हो, तुम्हारे दिल में थोड़ी खलबली मचे और तुम खुद दौड़कर उसके पास चली जाओ। ये लड़के ना कतई बचकाने होते हैं, एकदम जोकर सा पैंतरा चलते हैं। मुझे लगता है तुम्हें एक बार उससे साफ साफ बात कर ही लेनी चाहिए। किंग यूए ने भी राहत की सांस ली, जैसे उसे लगा कि उसका खोया हुआ दीवाना वापस उसकी मुट्ठी में आने वाला है। पर भाई, कहानी का मोड़ तो अभी बाकी था। मेरे पापा ने इंटरनेट पर एक और तगड़ा बम फोड़ रखा था। उन्होंने किसी से कह दिया था, अरे मेरे बेटे की एक्टिंग तो कतई नेक्स्ट लेवल है। देश के सबसे बड़े डायरेक्टर उसके पीछे हाथ धोकर पड़े हैं कि वो उनकी फिल्म में मेन हीरो का रोल कर ले। अब पापा के इस नए झूठ के चक्कर में मैं सीधे एक बहुत बड़े फिल्म स्टूडियो के ऑडिशन रूम के बाहर खड़ा था। वहाँ हलचल मची हुई थी। मैंने वहाँ पास से गुजर रहे एक क्रू मेंबर को रोका और पूछा, सुनो भाई, जरा बताना ऑडिशन रूम किस तरफ है? उस बंदे ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, अच्छा तुम हीरो के रोल के लिए आए हो क्या? वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा, मेरा नाम लिंचेन है। आज शेन यान के कैरेक्टर के लिए ऑडिशन देने आया हूँ। उसने अजीब सा मुंह बनाया और बोला, अच्छा अच्छा, तुम ही हो वो। सीधे जाओ, वहां से लेफ्ट मुड़ना, सामने पर्पल फॉरबिडन पैलेस का बोर्ड लगा होगा, वहीं जाकर बैठ जाओ। फिर वो मन ही मन बुदबुदाया। दिखने में तो लंबा चौड़ा और डैशिंग है, पर शक्ल से एक्टिंग का ए भी नहीं आता होगा। जरूर किसी जुगाड़ या सिफारिश के दम पर सीधे नेशनल विनर एक्ट्रेस सॉन्ग के सामने ऑडिशन देने पहुंच गया है। मैं जैसे ही ऑडिशन रूम के अंदर गया, वहाँ बड़े बड़े धुरंधर बैठे थे। सामने डायरेक्टर साहब, नेशनल अवार्ड विनर एक्ट्रेस सॉन्ग, प्रोड्यूसर झांग ली और राइटर चेन शुए बैठे थे। मैंने झुककर ग्रीट किया, नमस्ते सर। नमस्ते मैडम, मैं लिंचेन शेन यांग के रोल के लिए आया हूँ। डायरेक्टर साहब मुस्कुराए, आओ लिंचेन, आज तुम्हारे साथ खुद हमारी लीड एक्ट्रेस सॉन्ग स्क्रीन टेस्ट करेंगी। बिल्कुल घबराना मत, हम बस देखना चाहते हैं कि तुम इस कैरेक्टर के मूड को कितना पकड़ पाते हो। स्क्रिप्ट और सीन्स तो देख लिए थे ना? मैंने कहा, जी सर, अच्छे से देख लिया। तभी कास्टिंग डायरेक्टर ने मुझे 2 सीन्स की स्क्रिप्ट थमाई और कहा, लिंचेन, ये 2 सीन है। पहला सीन तब का है जब हीरो शेन यांग की मुलाकात पहली बार हीरोइन सुन निंगशुआंग से होती है। ये काफी लाइट और रोमांटिक सीन है जिसमें तुम्हें एक बेपरवाह, जोश से भरे नौजवान का अंदाज दिखाना है। और दूसरा सीन तब का है जब हीरो को पता चलता है कि उसकी जान से प्यारी प्रेमिका अब राजा की रानी बन चुकी है और वो दोनों महल के एक सुनसान रास्ते पर मिलते हैं। इस सीन में दर्द है, तड़प है और इमोशंस कतई कड़क है।
तुम्हारे पास 10 मिनट है, कोई भी एक सीन चुन लो। मैंने बिना सोचे कहा, सर मैं दूसरा सीन करूंगा। ये सुनते ही डायरेक्टर के चेहरे पर चमक आ गई। वाह, हौसला तो कतई कड़क है। ये दूसरा सीन बहुत मुश्किल है, बड़े बड़े मंजे हुए एक्टर्स भी इसमें पसीने छोड़ देते हैं। तुम पहली बार में ही इस मुश्किल सीन को चुन रहे हो, बहुत बढ़िया। अभी मैं सीन की तैयारी कर ही रहा था कि अचानक दरवाजा खुला और एक बड़ी कंपनी का मैनेजर एक चमचमाते हुए चिकने लड़के को लेकर अंदर घुस आया। वो मैनेजर हाथ जोड़कर बोला, सर मैडम माफी चाहता हूँ कि थोड़ा लेट हो गया। मुझे पता चला कि शेन यांग के रोल के लिए अभी भी ऑडिशन चल रहे हैं, तो मैं तुरंत अपनी कंपनी के सबसे बड़े स्टार जियांग यीचेंग को लेकर भागते हुए आया हूँ। आप तो जानते ही है, पहले जिस एक्टर को साइन किया था वो हमारी ही कंपनी का था, पर उसके इंजर होने की वजह से वो शूटिंग नहीं कर पा रहा। हमारी कंपनी को भी बड़ा अफसोस है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, हम नहीं चाहते कि आपकी शूटिंग रुके। इसलिए हमने सोचा कि लुक, एक्टिंग और पॉपुलैरिटी के मामले में हमारे यीचेन से बेहतर इस रोल के लिए कोई हो ही नहीं सकता। तो बस मैं इसे सीधे स्क्रीन टेस्ट के लिए ले आया। वहाँ बैठे लोग आपस में देखने लगे। मैनेजर ने फिर पासा फेंका, सर अब ये लिंचेन साहब ही आई हैं तो इनका दिल क्यों तोड़ना। ऐसा करते हैं, जियांग यीचेन और ये लिंचेन दोनों एक ही सीन पर साथ में परफॉर्म करते हैं। जो कड़क एक्टिंग करेगा रोल उसे दे दीजिएगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उसे लग रहा था कि एक नए लड़के को उसका स्टार जियांग यीचेन चुटकियों में हरा देगा। जियांग यीचेन ने भी आगे बढ़कर एटीट्यूड में कहा, डायरेक्टर सर, सोंग मैडम, नमस्ते, मैं जियांग यीचेन हूँ, मैं इस रोल के लिए तैयार हूँ, प्लीज मुझे मौका दे। डायरेक्टर साहब ने थोड़ा सोचा और बोले, चलो ठीक है, जब बात उठी गई है तो रूल के मुताबिक ही चलते हैं। तुम दोनों को 20 मिनट मिलते हैं, दोनों उसी दूसरे सीन की तैयारी करो। जो बेस्ट परफॉर्म करेगा ये रोल उसी का होगा। 20 मिनट बाद जियांग यीचेन स्टेज पर आया। उसने गहरी सांस ली और एक्ट्रेस सोंग के सामने खड़ा होकर कतई सीरियस टोन में बोला, सो लेडी, उम्मीद है आप सकुशल होंगी। सोंग मैडम ने अपने कैरेक्टर में आते हुए दर्द भरी आवाज में कहा, शेनयान, तुम अभी भी इस महल में क्यों रुके हो? तुम राजा के बॉडीगार्ड क्यों बने? तुम तो यहाँ से दूर जा सकते थे ना, अपनी मर्जी की जिंदगी जी सकते थे। जियांग यीचेन ने अपनी आंखों में आंसू लाते हुए कहा, सुलेडी, किस्मत के आगे सब मजबूर है। मैं शेन परिवार का बेटा हूँ, मैं अपने खानदान को बेसहारा नहीं छोड़ सकता था। अब जब आप राजा की अमानत बन चुकी है और मैं उनका एक मामूली नौकर हूँ, तो हमारे बीच सब खत्म हो चुका है। परसु निंगशुआंग, कान खोल कर सुन लो, इस शेन यांग के दिल में तुम्हारे सिवा कोई नहीं आ सकता। भले ही हमारे बीच ये महल की ऊंची दीवारें खड़ी हों, मैं मरते दम तक साई की तरह तुम्हारी हिफाजत करता रहूंगा। सीन खत्म हुआ। जियांग यीचेन ने झुककर प्रणाम किया। डायरेक्टर साहब ने अपनी डायरी में कुछ लिखा और बोले, देखो यीचेन, एक्टिंग तो तुम्हारी ठीक थी, डायलॉग्स भी याद थे और आंसू भी वक्त पर आ गए, पर यार वो बात नहीं आई। शेन यान का दर्द सिर्फ मजबूरी का रोना नहीं है, उसमें एक ऐसी तड़प है जहाँ वो अपनी महबूबा को सामने देख कर भी छू नहीं सकता। वो जो अपनी फीलिंग्स को दबाने की कशिश होती है ना, वो मिसिंग थी। मैनेजर तुरंत बीच में कूद पड़ा, अरे सर, सीन बहुत मुश्किल था, हमारे यीचेन ने फिर भी कमाल कर दिया, और वैसे भी इसकी फैन फॉलोइंग इतनी तगड़ी है कि फिल्म आते ही बॉक्स ऑफिस पर कतई आग लगा देगी। जियांग यीचेन ने भी चालाकी से कहा, थैंक यू सर, अगली बार मैं इस कशिश को और कड़क करने की कोशिश करूंगा। अब डायरेक्टर साहब मेरी तरफ मुड़े और मुस्कुराकर बोले, हाँ भाई लिंचेन, अब तुम्हारी बारी है, बिल्कुल टेंशन मत लेना, बिंदास होकर करो। अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो जाए तो कोई बात नहीं, इसे बस एक एक्सपीरियंस की तरह लो। चलो एक्शन। मैंने अपनी आंखें बंद की। सिस्टम की दी हुई जादुई कला मेरे अंदर एक्टिवेट हो चुकी थी। जैसे ही मैंने आंखें खोली, मेरी चाल, मेरा ढर्रा, मेरी नजरें कतई बदल चुकी थी। मैं अब लिन चेन नहीं, बल्कि सदियों पुराना वो तड़पता हुआ आशिक शेन्यान बन चुका था। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। एक्ट्रेस सोंग के सामने घुटनों के बल बैठा, अपने हाथ जोड़े और कतई भारी दबी हुई आवाज में बोला, ये अदना सा गुलाम सो लेडी के चरणों में प्रणाम करता है। ईश्वर आपको हमेशा सलामत रखे। सोंग मैडम ने जैसे ही मेरी आंखों में देखा, वो कतई चौंक गई। मेरी आंखों में वो गहरा सूनापन और दर्द देखकर वो अंदर तक हिल गई। उन्होंने कांपती आवाज में अपना डायलॉग बोला, शेनयान, तुम्हें इस तरह फॉर्मेलिटी करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे बीच ये सब करने की क्या बात है। एक्ट्रेस सोंग की आंखों में देखते ही मेरी आवाज भारी हो गई, जैसे बरसों का दर्द एक झटके में बाहर आ रहा हो। मैंने अपनी नजरें नीचे झुका ली, क्योंकि एक नौकर अपनी मालकिन की आंखों में सीधे देखने की जुर्रत नहीं कर सकता था। मैंने रुआ से पर एकदम संभले हुए लहजे में कहा, नहीं हुजूर, अब आप इस सल्तनत की मलिका हैं और मैं आपका एक मामूली सा गुलाम। ये अदना सा नौकर कभी अपनी औकात नहीं भूल सकता और ना ही आपकी राह में रोड़ा बनने की हिम्मत कर सकता है। पर बस इतना कहना चाहता हूँ कि महल का ये रास्ता पथरीला है, इस पर जरा संभल कर चलिएगा। यहाँ चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर तो बिछी है, पर इस गहरी छाव के पीछे न जाने कितने खतरे और साजिशें छुपी हुई है। अपनी हिफाजत कीजिएगा हुजूर। बोलते बोलते मेरा गला रुंध गया, जैसे दिल का कोई कोना टूट कर बिखर गया हो। मैंने अपनी मुट्ठियों को कसकर भींचा, मानो अपने आंसुओं और उस बेइंतहा मोहब्बत को
जबरदस्ती सीने में ही दफन कर रहा हूँ। मैंने एक आखिरी बार उनकी तरफ देखा। आंखों में वो कशिश और तड़प साफ झलक रही थी, जो सिर्फ एक सच्चा आशिक ही महसूस कर सकता है। मैंने बड़े भारी मन से कहा, ये गुलाम तो बस खुदा से यही दुआ करता है कि आपने आज अपने लिए जो ये महल की आलीशान राह चुनी है ना, आगे चलकर जिंदगी के किसी भी मोड़ पर आपको अपने इस फैसले पर कोई अफसोस ना हो। इतना बोलते ही जैसे पूरा ऑडिशन रूम सन्ना गया। कमरे में इतना सन्नाटा छा गया कि मानो सबकी सांसें थम गई हों। डायरेक्टर साहब, राइटर और यहाँ तक कि वो घमंडी जियांग यीचें भी फटी आंखों से मुझे देखते रह गए। पापा के उस एक झूठ में आज मुझे असली सुपरस्टार बना दिया था और ये स्टोरी यहीं पर खत्म होती है। जैसे ही इस स्टोरी के अगले पार्ट्स रिलीज होंगे, आपके लिए वीडियोस आ जाएगी। लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।